हेलो डियर। अगले लेक्चर के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है। इसके अंदर हम जैसे कि आपको पहले ही लग रहा होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसके अंदर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे ही और आगे का इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस टॉपिक का नाम है। अब मैं आपको इनके फॉर्मूले बताऊंगा, इनका मतलब बताऊंगा, इनके बीच में फ़र्क बताऊंगा। ठीक है। अब तक हमने थोड़े से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन किए, तो आपने ध्यान से सुनना है, अदरवाइज इनके बीच का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर नहीं होता आसानी से। बट बहुत ही नेचुरल वे में, जिस तरीके से आदमी सोचता है, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो किस लैंग्वेज में नहीं बताऊँगा हमेशा की तरह, तो आपको काफ़ी आसानी होएगी, बट फिर भी आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। चलिए जी देखते हैं। तो हिंदी में परमुटेशन को बोलते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संचय। संचय का क्या मतलब होता है? संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्रमचय यानी कि किसी क्रम में लगाना। ठीक है। तो परमुटेशन का एक बार मतलब बता देता हूँ, आप बस सुनते रहो, समझने की कोशिश करते रहो जितना समझ में आए। जैसे ये लेक्चर खत्म होएगा आपको बहुत कुछ और सब कुछ समझ में आ चुका होगा। परमुटेशन का मतलब होता है टू अरेंज। ठीक है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टू सेलेक्ट। इसके हिंदी मीनिंग से भी आप कंपेयर कर पाएंगे। संचय करना, इकट्ठा करना, जस्ट कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना है। ठीक है। उनको ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, उनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो परमुटेशन के अंदर दो काम होते हैं। क्या कि हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं प्लस अरेंज करते हैं। सेलेक्ट करते हैं प्लस उनको किसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। अभी हो सकता है आपको लगे कि ये क्या चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बनेगी कहानी। ठीक है, मैं आराम आराम से बनाऊंगा। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँगा कि 10 चीज़ें हैं, देखना 10 चीज़ें हैं, उनमें से 5 चीज़ों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके। सिर्फ सेलेक्ट, कि मैं कौन सी 5 चीज़ें सेलेक्ट करूँ। मेरे पास 10 जोड़ी जूते हैं, मुझे इसमें से 5 जोड़ी जूते उठाकर किसी को देने हैं, दान में देने हैं। तो कितने तरीकों में मैं वो जूते दान दे सकता हूँ? तो वो होएगा 10C5। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास 10 जोड़ी जूते हैं, उनमें से 5 जूते छांटने हैं और फिर मुझे प्रदर्शनी में लगाने हैं। दो काम हो गए, एक तो छांटने हैं और प्रदर्शनी में भी लगाने हैं। जब आपको प्रदर्शनी में लगाने हैं, डिस्प्ले के लिए लगाने हैं, तो हो सकता है पहले पे कोई और जूता रखो, दूसरे पर कोई और जूता, कई तरीकों से जूते रखे जा सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 5 जूते छांट कर उनको डिस्प्ले करना है, और ऑर्डर मैटर करता है, पहले पर अगर एक अलग जूता आ रहा है, दूसरे पर अलग जूता आ रहा है, तो वो अलग ही डिस्प्ले होगी, उसको मैं अलग डिस्प्ले मानूंगा। हाँ, ये अलग तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं। तो 10 में से 5 जो जूतों को छाट कर डिस्प्ले करना है, कितने तरीकों में किया जा सकता है? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10P5। जस्ट मोटा मोटा समझते रहो, धीरे धीरे फॉर्मूला वगैरह सब आएगा। ठीक। तो यहाँ पर हमने दो काम किए हैं। क्या हमने सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया कौन से जूते छाटे, इन 10 में से कौन से 5 लेंगे। फिर उसके बाद उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर दो काम किए हैं। एक तो 10 में से 5 जूते छाटे हैं। 5 जूते छाटने का तो ये तरीका है। कितने तरीकों से 5 जूते छाटे जा सकते हैं? 10C5। 10 में से 5 चीजें छाटी जा सकती है, 10C5। ठीक है। यहां पर पहले तो चीजें छाटी गई हैं, तो नंबर ऑफ वेज जिनमें चीजें सेलेक्ट हो सकती हैं, दैट इज इक्वल टू ये इतने तरीकों से चीज़ें सिलेक्ट हो सकती हैं। लेकिन हमने तो दो काम करने हैं, एक तो सिलेक्ट करना है और फिर अरेंज करना है। तो चीज़ों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? तो मैंने आपको बताया भैया n चीज़ें एक रो में अरेंज करोगे तो n फैक्टोरियल वेज है। ऐसे ही 5 चीज़ों को एक रो में अरेंज करोगे तो 5 फैक्टोरियल वेज है। आपको पता है ये इक्वल होता है। ठीक है। ये है नंबर ऑफ वेज जितने में जूते छांटे जा सकते हैं, फिर 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करे जा सकते हैं, ये इक्वल होता है।
ये आपको फॉर्मूला भी लगेगा, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या फर्क है? कॉम्बिनेशन है कितने वेज में कोई चीज सेलेक्ट हो सकती है, वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप सिर्फ ये देख रहे हो कौन कौन सेलेक्ट हुआ, सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है, ऑर्डर डजंट मैटर। अब एग्जामिनर आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताएगा कि ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं। हाँ, एग्जामिनर के मतलब वो डायरेक्टली नहीं बताएगा, इनडायरेक्टली बता देगा है। तो उसके क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों काम करने हो, तो यानी कि भैया ऑर्डर मैटर्स, कौन सी चीज आगे आ रही है, कौन सी चीज पीछे आ रही है, ये मैटर कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम परमुटेशन यूज करते हैं। तो जिंदगी भर बच्चों को डाउट रहता है कि कब परमुटेशन यूज होगा, कब कॉम्बिनेशन, कब सी यूज होगा, कब पी यूज होगा। तो ये है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दूं कि मान लो मुझे मेरी क्लास के अंदर सपोज 30 बच्चे हैं, मैंने 3 बच्चों को दिल्ली ट्रिप पर भेजना है। तो 30 बच्चों में से 3 बच्चों को दिल्ली ट्रिप पर भेजना, तो उसके कितने तरीके हैं? तो क्या ये मैटर करता है कि पहले मैंने राम को उठाया, फिर श्याम को, फिर मोहन को? पहले मोहन को मैं ऐसे बोल दूं कि मोहन तू खड़ा हो जा, श्याम तू खड़ा हो जा, राम तू खड़ा हो जा, तुम तीनों दिल्ली जा रहे हो। या फिर मैं ऐसे बोलूं राम मोहन श्याम तुम तो तीनों दिल्ली जा रहे हो, इसमें कोई फर्क है? नहीं। अगर यहीं पर यह काम होता कि 30 में से 3 बच्चों को सेकंड थर्ड प्राइज देने हैं, तो सबसे पहले तो 3 बच्चे उठाए जाएंगे जिनको प्राइज मिलेगा, कि भाई किन 3 को मिलना है। अब इन में से फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है? तो अगर अब यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, एग्जामिनर ने बताया ऑर्डर मैटर कर रहा है, डायरेक्टली नहीं, उसने बोला प्राइज देना है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है, फर्स्ट कौन सेकंड कौन। तो 30p3, तो क्या हो जाएगा 30p3 प्राइज देना है। तो कितने तरीकों में प्राइज दे सकते हो, इसको सोल्व कैसे करना आगे बताऊंगा। ठीक, 3 बच्चों को दिल्ली ट्रिप पर भेजना है तो 30c3। अगर आप बोलोगे 3 बच्चों को दिल्ली ट्रिप पर भेजना है और उनको एक गाड़ी में बिठाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीट पर अलग अलग बंदे बैठेंगे, और ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से भेज रहे हो, पहले पर कौन बैठा है, दूसरे पर कौन बैठा है, फिर पी लगा देंगे। अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो पी लगा देंगे, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो हम सी लगा देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई? इसको मैं और क्लैरिफाई करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो अब मैं आपको इनके फॉर्मूलाज बताता हूँ। हम अपनी इस जर्नी को आगे कैरी ऑन करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, बहुत सारे, हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, बस इन चीज़ों के नोट्स बना के चलो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर्मूलाज, तो भाई एनपीआर, एनपीआर का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। द नंबर ऑफ वेज, सिर्फ मेरी बात को सुन लेना, भी लिखना मत। द नंबर ऑफ वेज इन विच आर थिंग्स कैन बी अरेंज्ड, स्टेटमेंट फॉर्म कर, पहले मैं हिंदी में बताता हूं। कितने, एनपीआर रिप्रेजेंट करता है कि एन चीजों में से आर चीजों को सिलेक्ट करके कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, एन चीजों में से आर चीजें सिलेक्ट करके कितने तरीकों में अरेंज कर सकते हो, यही मैंने आपको पीछे बताया कि पहले सिलेक्ट करना है फिर अरेंज करना है। आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो दैट इज एनपीआर, ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एनसीआर होता है मेरे दोस्त नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैसे अभी बता देता हूं। परमुटेशन का क्या मतलब होता है, और ये परमुटेशन का फॉर्मूला कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूं। तसल्ली से सीखते हैं ना, देखो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बूस्ट होगी। मैं कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अगर मैं कभी भी आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ना, तो वो किसी न किसी वे में आपको फायदा कर रही होंगी। उनको भी मजे में सुना करो, मजे में सीखा। देखो यहां पर मामला क्या है, मान लो मैंने एक काम करना है कि एन बच्चों में से आर बच्चों को छांट कर एन में से आर बच्चों को प्राइज देना है, इनाम देना है। कितने तरीके में किया जा सकता है? तो देखो आर बच्चों को प्राइज देना है तो टोटल कितने प्राइज देने हैं, आर प्राइज देने हैं। अगर 10 बच्चों को प्राइज देना होता तो 10 प्राइज देने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और ये प्राइज यानी कि पोजीशन है,
फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज ऐसे हैं। मैटर करता है पहले किसको मिला दूसरे के। तो पहला प्राइज देने के कितने तरीके हैं मेरे पास? मेरे पास यहाँ पर आर प्राइज रखे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर पहला प्राइज देने के सामने मेरे n बच्चे बैठे हुए हैं, n बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने पहला प्राइज उठाया और मेरे सामने बच्चे कितने हैं? n। तो पहला प्राइज देने के n तरीके हैं। सेकंड प्राइज देने के कितने तरीके हैं? आप बोलोगे सर n-1 तरीके। पहला प्राइज मैंने उठाया, मेरे सामने n बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक को मैंने दे दिया, n वेज थे मेरे पास वैसे प्राइज देने के। अब दूसरा प्राइज, अब एक बच्चे को प्राइज मिल चुका है, उसको पोजीशन मिल चुकी है, उसको फिर से सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन भी एक को, सेकंड पोजीशन भी एक को, ऐसे तो नहीं होता। तो अब n-1 बच्चे। थर्ड प्राइज देने के कितने तरीके हैं? थर्ड प्राइज देने के तरीके हैं n-2। फोर्थ प्राइज देने के कितने तरीके हैं? n-3। अच्छा, अगर सेकंड प्राइज है तो 1 घट रहा है, थर्ड प्राइज है तो 2 घट रहा है, फोर्थ प्राइज है तो 3 घट रहा है। अगर rth प्राइज है 1 कम घट रहा है ना, फोर्थ प्राइज देने के n-3, 1 कम घट रहा है, पैटर्न को पकड़ो। तो n में से घटेगा r-1, n-r-1। मैंने क्या किया है? n-r-1। कितने तरीके हैं? ये हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो? अगर मैं ऊपर नीचे मेरे दोस्त ऐसे कर दूं, ऐसे गुणा करता जाऊं, n- इससे एक कम लिखूं, इससे एक कम यानी कि इसमें से एक घटा के n-r ऊपर n-r-1, ऐसे करता करता मैं 2 × 1 यहां तक चला जाऊंगा। ऊपर मैंने एक चीज से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी उसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई बैलेंस करने के लिए। तो ऊपर भी मैंने n-r तक मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया? 1 से लेकर n तक की गुणा है तो ये तो n फैक्टोरियल बन गया, और नीचे 1 से लेकर n-r तक की गुणा है तो ये n-r फैक्टोरियल बन गया। तो क्या आपको ये प्रूफ याद रखना है? नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, जस्ट अपनी समझ बिल्ड हो रही है। ठीक, अब मैं इसको काट रहा हूं, काट ना रहने देते हैं भैया, आपको मिल जाएगा बाद में ना। क्या बात है यार। ठीक है, आपको ये स्लाइड बाद में मैं दूंगा, चलो ये लिखा लिखा है मिल जाएगा आपको। तो समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो NPR मैंने प्रूव कर दिया। और एक बात मैंने आपको बोली थी, क्या बात बोली थी? कि भैया परमुटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को सिलेक्ट करना और फिर उसको अरेंज भी करना। ये प्लस का मतलब ये मत सोचना कि दोनों को प्लस करना, ये 2 काम करने हैं, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, इसको हिंदी वाले अब हिंदी में देखते रहेंगे, हिंदी में सीधा सीधा इनका मतलब रखा, क्रमचय, क्रम मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, संचय सिर्फ संचय करना है, चीज़ों को संचित करना है यानी कि इकट्ठा करना, तो सिर्फ सिलेक्शन। ठीक है, मैं समझा भी रहा हूँ, आपको याद भी करवा रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ वेज जिनमें सिलेक्शन हो सकता है। तो भैया सिलेक्शन करने के वेज कितने हैं? आर चीज़ों को n चीज़ों में से सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ वेज इन विच आर थिंग्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम n थिंग्स, सिर्फ सिलेक्टेड, दैट इज NCR। ठीक है, तो सिलेक्शन के तरीके हैं NCR और अरेंजमेंट के तरीके हैं। आर चीज़ें कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं एक रो में? R फैक्टोरियल वेज में। तो ये इक्वल होता है, ये इक्वल काहे होता है भाई, क्या करती हैं हम? ठीक है, सिलेक्शन के तरीके हैं NCR और अरेंजमेंट के तरीके हैं R फैक्टोरियल। वैसे इस काम को हम बोलते हैं NPR। वैसे हम इस काम को क्या बोलते हैं कि R चीज़ें N चीज़ों में सिलेक्ट करके अरेंज करनी है, N चीज़ें हैं उनमें से R चीज़ें छाटनी है और उनको अरेंज करना है, तो उसको NPR से डिनोट करते हैं। ठीक है, NPR के अंदर 2 काम होती हैं, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। NCR की वैल्यू क्या हो गई? NCR की वैल्यू हो गई NPR बटे में R फैक्टोरियल, एक एक्स्ट्रा R फैक्टोरियल भी आ, ये इसकी वैल्यू, यही जो भी NPR था उसके बटे में एक R फैक्टोरियल। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। ऐसे यूज नहीं करना, ये चीजें याद नहीं रखनी। देखो इनको यूज कैसे करना, ऐसे एक्सपेंड नहीं करना, ऐसे एक्सपेंड करोगे तो टाइम वेस्ट होएगा।
अगर मान लो आपको 10 PR को एक्सपेंड करना है, सॉरी, अगर आपको 10 P2 को एक्सपेंड करना है, 10 P3 को करना है, 7 P2 को करना है, 34 P5 को करना है, तो आप क्या करोगे, नीचे 2 लिखा है ना, तो सिर्फ 10 से स्टार्ट हो जाओ और सिर्फ 2 टर्म तक जाओ, 10 × 9 लिख दो। मैं ये नहीं बोल रहा 2 तक जाओ, 2 टर्म्स तक जाओ, ये नहीं है कि इंटू 8 × 7 2 तक चले जाओगे। 2 टर्म्स, पहला टर्म दूसरा टर्म, 3 लिखा है तो 3 टर्म तक चले जाओ घटते हुए, बस ये हो गया सॉल्यूशन। उस फॉर्मूले से करोगे तो भी यही आएगा, तो फॉर्मूला नोट्स में लिखा होना चाहिए, बट ऐसे करेंगे हम सब, ठीक है। 7 P2, 7 × 6 खत्म, 34 P5, 5 टर्म तक जाएंगे, 34, 33, 32, 31, 30। सर इससे कोई आसान तरीका नहीं, ये सबसे आसान तरीका है, वो टेंशन मत लो। कोई आसान तरीका एग्जिस्ट करेगा किसी चीज का, है तो भूतेश लाएगा, ठीक। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अगर आपको सी सोल्व करना है 10C2, तो सी में और पी में क्या फर्क था, थे तो सेम ही, बस नीचे एक R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा था। तो बस सेम काम करना है, 2 टर्म तक जाना है और 2 फैक्टोरियल नीचे लिखना है। ये जो 2 है ये 2 फैक्टोरियल नीचे लिखना। अगर सी को सोल्व कर रहे हो, 10C3, 3 टर्म तक जाना है और 3 फैक्टोरियल नीचे लिखना है, ठीक है। 7C2, 2 टर्म तक जाना है और 2 फैक्टोरियल नीचे लिखना है। 34P5, 34C5, 5 टर्म तक जाना है और 5 फैक्टोरियल नीचे लिखना है, ठीक। क्लियर है मेरे भाई। और इसको काट पीट कर आप सोल्व कर ही सकते हो, 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये आपको 1 फैक्टोरियल से लेकर, जो फैक्टोरियल है, जो ये फैक्टोरियल है, ये आपको 1 से लेकर 8 तक याद रखना है, या फिर अपने नोट्स के अंदर कहीं पर लिख लो ताकि आपके लिए इजी रहे। बार बार इसको लिखोगे, बार बार इसको लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये सब, ठीक है मेरे भाई। अभी भी आपके दिमाग में 100% क्लैरिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आप टेंशन मत लो, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाएगी। नेक्स्ट, तो अभी हम क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और बेटर वे से समझाऊं, आपको वो समझ में आया कि नहीं। देखो अब हमें सिर्फ एक काम करना, अगली कुछ स्लाइड्स में क्वेश्चन नहीं है, जल्दबाजी नहीं दिखानी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सोचना है कि कौन सी सिचुएशन में हम P यूज करेंगे, कौन सी में C यूज करेंगे। तो मेनली हम क्या देख रहे हैं, कौन सी में ऑर्डर मैटर करता है, कौन सी में ऑर्डर मैटर नहीं करता। जिसमें ऑर्डर मैटर करता है वो P, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी कंडीशन में सिर्फ सिलेक्शन करना है तो C लगा देंगे। इसी में सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ये दोनों चीजें मैटर करती है तो P लगा देंगे। तो देखो 5 boys are to be arranged on 7 chairs। तो यहां पर हो सकता है आपको ये लगा हो कि 5P7 करूं या 7P5। एक तो नंबर 1, हमेशा NCR हो या NPR हो, R0 विल बी लेस देन इक्वल टू R विल बी लेस देन इक्वल टू N। ये R जो है ये N से छोटा ही रहेगा हमेशा। क्यों, मैं क्या बोल रहा हूं कि N चीजों में से R चीजें छांटनी है, तो आप 10 चीजों में से 11 चीजें छांट सकते हो, नहीं छांट सकते ना। 0 चीजें तो फिर भी छांट सकते हो कि 10 में से एक भी नहीं छांटनी। आप कई बार दुकान पे शॉपिंग करने जाते हो, वहां पर हजारों कपड़े हैं, आप 0 छांट कर आते हो कि नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं आया, वो तो हो सकता है, बट ये नहीं है ना दुकान में 10 शर्ट हैं आप 11 छांट के आ गए, ठीक है। तो ये जो R है ये हमेशा छोटा रहेगा इनसे। और ऐसे ही R चीजें छांट कर अरेंज करना, जब उनको छांट ही नहीं सकते उनको अरेंज कैसे करेंगे, R विल ऑलवेज बी लेस देन N, ठीक है। ये चीज अभी के अभी अपने नोट्स में लिख लो। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, देखो 5 बच्चों को अरेंज करना है 7 चेयर्स पर, तो 7 चेयर्स हैं, तो इनके ऊपर 5 बच्चों को बैठाना है। तो कहीं ना कहीं यही है ना कि उन 7 चेयर में से पहले तो 5 जगहें चूज करेंगे कि कहां पर बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7।
कि कौन सी 5 पर बैठाना। हो सकता है आप इन 2 पर ना बैठाना चाहो, या फिर हो सकता है आप इन 2 पर ना बैठाना चाहो, या फिर हो सकता है आप इन 2 पर ना बैठाना चाहो। तो पहले तो 5 जगहें चूज की जाएंगी कि भाई कौन सी पर बैठेंगे ये, और फिर उन पर बच्चे आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। मान लो आप बोले मैं तो यहां पर नहीं बैठाऊंगा, यहां पर ए बैठा, यहां पर बी बैठा, यहां पर सी, यहां पर डी, यहां पर ई। बट अब ऐसे भी तो हो सकता है ना, बी ए सी डी ई। तो 2 काम है, पहले तो ये छांटना कि भैया कौन सी जगह पर बैठोगे, फिर ये देखना कि कौन कहां पर बैठेगा। आपस में भी अरेंज बहुत सारे तरीकों में हो सकते हैं। तो क्या यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है? ई 7p5 7p5 5 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 स्टूडेंट्स। सिर्फ सिलेक्ट करना है। हालांकि यहां पर उसने सीधे सीधे वर्ड यूज किए थे कि अरेंज करना है या सिलेक्ट करना है, बट कोई नहीं, आगे हम देखेंगे जहां पर वो ये वर्ड यूज नहीं करना। तो 10 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, तो 10 चीजों में से 5 चीजें सिलेक्ट करने के कितने वेज होते हैं? 10c5। ठीक है, 10 जगहों पर अगर 5 बंदे अरेंज करने हैं, बैठाने हैं, तो 10p5। क्योंकि पहले उनके लिए जगह छांटनी पड़ेगी, फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है भाई। और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, बहुत सारे, काफी करवाऊंगा मैं। बस बीच में हो सकता है आपको सोचने की जरूरत पड़े पॉज करके कि यार आप अपने दिमाग के अंदर डाइजेस्ट कर पाओ, तो पॉज करके सोच लेना, घबराना नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, जो जो काम भी आपके साथ हो रहे हैं घर पर, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ लेट समझ में आ रही है, कभी कभी जल्दी समझ में आ रही है, ये काम हजारों लाखों बंदों के साथ हो रहा है जो तैयारी कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है सिलेक्शन लेने वाले में कि इन सारी दिक्कतों के बावजूद वो बढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, चलता रहता है, सिलेक्शन हो जाता है, धीरे धीरे उसकी स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। बस ये नहीं है कि सीधा फटाफट है, किसी का आईक्यू ज़्यादा है, किसी का कम है। जिसका आईक्यू ज़्यादा है वो इन प्रॉब्लम में आता वो भी है, थोड़ी सी कम में आता होगा, और वो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर लेता होगा, जल्दी ओवरकम कर लेता होगा। बस आईक्यू का इतना रोल है कि पेपर क्रैक करने के टाइम को कम करवा सकता है। ठीक है, जैसे कैट मेरा जो है 4.5 महीने में क्लियर हो गया था, ठीक ठाक पेस पर मैं सिलेबस को समझता और करता और प्रैक्टिस करता गया। बट आपको क्या लगता है मेरी मेहनत कम लगी थी ना? दिन रात एक कर दिए थे। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, आपको कहीं पर कोई बात में डाउट होगा तो धीरे धीरे क्लियर होंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 2 persons फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 20 persons? कितने तरीकों में हम 2 बंदों को सिलेक्ट कर सकते हैं? अब आप ये बोलोगे सर यहाँ पर सिलेक्ट वर्ड का यूज हुआ है। वर्ड के ऊपर नहीं जाना, सेंस के ऊपर जाना है कि ये जो काम हो रहा है इसमें सिर्फ सिलेक्शन करना है या सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों करनी है। देखिए काम पे डिपेंड करेगा। तो 20 में से 2 बंदे छांटने हैं, किस काम के लिए अभी देखते हैं। दे आर टू बी चूजन फॉर ए प्रोजेक्ट वर्क, उनको एक प्रोजेक्ट वर्क देना है, तो दोनों बंदों को उठाकर एक सेम सा ही काम देना है, एक काम में लगाना है। जैसे दोनों बंदों को उठाकर दिल्ली भेजना है, तो क्या फर्क पड़ता है मैं बोलूं इस काम को राम और श्याम करेंगे, या फिर मैं बोलूं श्याम और राम करेंगे? नहीं, सेम ही बात है। तो ऑर्डर मैटर करता है? नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करना है। 20 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 20C2। इनके सॉल्यूशन के ऊपर हम नहीं जा रहे कैसे सोल्व होंगे, आप साइड बाई साइड सोल्व करते रहो इनको। ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं अभी, आप प्रैक्टिस के लिए सोल्व करते रहो जाए। ठीक है, दे आर टू बी सिलेक्टेड फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बोलो 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, राम और श्याम सिलेक्ट कर लिए। अब हो सकता है राम प्रेसिडेंट बने, श्याम वाइस प्रेसिडेंट बने, या फिर राम वाइस प्रेसिडेंट बने, श्याम प्रेसिडेंट बने। यानी कि 2 लोग सिलेक्ट भी करने हैं और उसके बाद भी ऑर्डर मैटर करता है। अलग अलग चीज़ें दी जा रही हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ, उनकी अरेंजमेंट भी मैटर करती है। ठीक है, 20p2। तो समझ रहे हो कहाँ पर सी लग रहा है, कहाँ पर पी लग रहा है। दे आर टू बी चूजन फॉर पोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कई बच्चे ऐसे रट लेते हैं, अच्छा पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे तो पी लगेगा, पी फॉर पोस्ट नहीं बेटा, जब अलग अलग चीजें मिल रही हैं तो पी लगेगा। ऑर्डर मैटर कर रहा है। अब दोनों को ही डायरेक्टर बनाएंगे हम, अब दोनों को डायरेक्टर बनाएंगे तो ऑर्डर मैटर करता है? नहीं दोस्त, 20C2। सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, उनको सेम ही चीज मिलनी है। गेटिंग मी और नॉट?
ठीक है, ये इनकी हिंदी वाली स्टेटमेंट है, हिंदी वाले यहाँ से समझते रहेंगे। एक को राष्ट्रपति बनाना है, एक को उपराष्ट्रपति बनाना है, तो फर्क है चीज़ों में, कब किसको कौन सा क्या बनाए, ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पर पी लगेगा। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन वी गिफ्ट 3 cars to 3 persons among a group of 20 persons such that, तो 3 कार गिफ्ट करनी है भाई 3 लोगों को 20 लोगों में से, ठीक है जी। तो 20 में से 3 लोग छांटने पड़ेंगे कार देने के लिए। ऑल दी कार्स आर ऑफ सेम टाइप, सारी कार एक ही तरह की है। तो मैं 20 में से पहले तो 3 बंदों को छांटूंगा और फिर तीनों को नैनो दे रहा हूं मैं, तीनों को क्या फ़र्क पड़ता है किसको कौन सी मिली, नहीं, तीनों सेम कलर की डिट्टो एक जैसी हैं, एक कंपनी की, सब कुछ सेम है। इसने बोला ना ऑल द कार्स आर ऑफ सेम टाइप, तो सिर्फ क्या लगेगा, सी। सिर्फ सेलेक्ट करना है लोगों को, उसके बाद सेम ही चीज़ मिल रही है, ऑर्डर मैटर कर ही नहीं रहा कि वो किस वे में अरेंज्ड है। ऑल दी कार्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, कार अलग अलग तरीके की हैं, मैटर करता है ऑर्डर। पहले मैं लोगों को सिलेक्ट करूंगा, 3 लोग सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं देखूंगा किसको कौन सी कार दी जाए। ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 20p3, ठीक है, कहां पर पी यूज होगा, कहां पर सी यूज होगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स बिटवीन 10%, 10 लोगों के बीच में कितने हैंडशेक हुए। एक क्वेश्चन होता है कि भाई एक कमरे में 10 बंदे हैं, ठीक है, उन 10 बंदों ने आपस में सबने हाथ मिलाया, जितने भी वो हाथ मिला सकते थे। मैंने हर एक बंदे से हाथ मिलाया, एक और बंदा है उसने हर एक बंदे से हाथ मिलाया, तो बताओ टोटल कितने हैंडशेक हुए। तो देखो, मैंने एक बंदे से हाथ मिलाया, हैंडशेक काउंट हुआ, और उसने मेरे से हाथ मिलाया, तो ये अलग अलग हैंडशेक है या सेम ही है, सेम ही है भाई। भूतेश ने और श्याम ने हाथ मिलाया तो वो एक ही हैंडशेक, ऐसे तो नहीं बोलोगे एक हैंडशेक तो भूतेश और श्याम का है, एक श्याम और भूतेश का है, नहीं, सिर्फ। तो यहां पर उत्तर कैसे होएगा, तो 10 बंदे हैं, मैं ये देख लूंगा कि 10 बंदों में से 2 बंदे छांटने के कितने तरीके हैं। जितने तरीकों में मैं 10 में से 2 बंदे छांट सकता हूं, क्योंकि हर 2 बंदों ने एक हैंडशेक किया है, तो 10 में से जितने तरीके से 2 बंदों के ग्रुप बन सकते हैं कि तुम दो, उन्होंने भी हैंडशेक किया होगा, तुम दो, उन्होंने हैंडशेक किया होगा, जितने अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा 10c2। ये थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल का ले आया यहाँ पर, घबराना नहीं, अगर आपको एक कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया तो बाद में दोबारा से करेंगे, सब कुछ आगे क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। मैं अपने पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा ऐसे डाउट प्रूफ रखता हूँ कि डाउट ना आए, इस तरीके से अरेंज करके रखता हूँ कि चीज़ें बाद बाद में विजिट होंगी, फिर से विजिट होंगी, फिर से विजिट होंगी, जब तक लेक्चर खत्म होगा तब तक डाउट नहीं बचेगा कुछ। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 8 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, मान लो एक सर्कल है, इसके ऊपर 8 पॉइंट हैं, तो कितनी लाइन खींची जा सकती है। तो लाइन खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दो, एक लाइन खींच जाएगी। या फिर ये मैटर करता है कि ये वाली लाइन ए बी से बनी या बी ए से बनी, अलग अलग लाइनें हैं क्या, ये नहीं, एक ही लाइन है। पॉइंट्स को किस ऑर्डर में सेलेक्ट किया गया ये मैटर करता है, नहीं। तो कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं ये डिपेंड करता है कि 8 पॉइंट में से कितने तरीकों में, कितने तरीके हैं 2 पॉइंट को छांटने के, ना कि छांट कर अरेंज करने के। तो 8 तरीकों में, 8 पॉइंट में से कितने तरीके से मैं 2 पॉइंट छांट सकता हूं। मान लो 8 पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे, तो मैंने सिलेक्शन लिया ए और बी, तो ए और बी छांटे या बी और ए छांटे, क्या इसमें फर्क है, एक ही है, ऑर्डर मैटर ही नहीं। तो यहाँ पर 10c2, सॉरी 8c2, और ये आगे आगे और क्लियर होएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ भाई, ये ना हो कि भाई का दिल टूट जाए, मेरे को तो समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया, इनका फॉर्मूला समझ में आ गया, और उसके बाद इनके फॉर्मूले को एक्सपेंड कैसे करना है वो समझ में आ गया, कैसे सॉल्व करते हुए हम यूज़ करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और फिर वो लिख लेंगे, बाकी ये पॉइंट आप नोट्स में लिखोगे। देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम वेयर 0 is less than r is less than n
एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज एनपीआर। एनपीआर की मैंने डेफिनेशन दी है, इसको अब मैं समझाता हूं कि एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट अगर आप चूज करोगे तो द नंबर ऑफ परमुटेशंस, या फिर यहां पर एक वर्ड से रिपीट कर सकते हो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कि कितने वेज में हम उनको अरेंज कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कितने वेज में अरेंज किए जा सकते हैं। इस सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट को परमुटेशन से रिप्लेस कर दिया इन्होंने। परमुटेशन का मतलब ही होता है चीज़ों को सिलेक्ट और अरेंज कर, ठीक है। तो एन चीज़ों में से आर चीज़ें छाट कर अरेंज करनी है तो उसको हम एनपीआर वेज में कर सकते हैं। यहाँ पर इसने बोला है ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे डी ए टी ए, इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, और एक क्वेश्चन आएगा एस टी ए आर कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इस वर्ड अगर मुझे इन 4 लेटर्स को अरेंज करना है, इनको जैसे मैं ऐसे बना सकता हूँ टी ए एस आर, टी एस ए आर, टी आर ए एस, तो मैं कितने तरीकों में बना सकता हूँ? तो भैया 4 चीज़ें हैं, इनको अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल वेज होंगे। अभी ये मैं समझा नहीं रहा, आगे समझाऊंगा, जस्ट बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर 4 चीज़ों को अरेंज करना होता है तो 4 फैक्टोरियल, 5 चीज़ों को अरेंज करना है एक रो में, 5 फैक्टोरियल तरीके होते हैं। लेकिन जब चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं तो हमारा फॉर्मूला ए और ए तो सेम ही है, लेकिन हमारा फॉर्मूला इन ए को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर लेता है। तो हमें थोड़ा सा ट्वीक करना होता है, चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक। हाँ, या फिर यहीं पर बताऊंगा, मैं आपको यहीं पर बताऊंगा आराम से, यहाँ पर टाइम लेंगे हम, ठीक है। फिर तो ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, तो इस एनपीआर जब ऑब्जेक्ट रिपीट होंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ में, ठीक। ओके, नेक्स्ट, n objects can be arranged in a row in n factorial ways। एक रो के अंदर n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो आप n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, मैं पहले भी बता चुका, ठीक है। मान लो 5 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना है, कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? 5 फैक्टोरियल वेज। 6 बंदों को एक लाइन में अरेंज करना है तो 6 फैक्टोरियल। इसको मैं प्रूव करके भी आपको दिखा सकता हूं। मान लो अपने पास 10 बंदे हैं, इनको एक रो में अरेंज करना है, तो पहले बंदे के पास कितने वो हैं, पहले बंदे के पास कितनी चॉइस है? यहाँ पर इनको एक रो में अरेंज करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जगह पर ये अरेंज होंगे ना। हो सकता है आपको लगे सर अगर ज़मीन पर निशान ना लगाए हो, मान लो ज़मीन पर निशान नहीं लगाए, लेकिन मैं जहाँ पर खड़ा हूँगा मैंने एक जगह तो ऑक्यूपाई कर ली ना, उसको मैं बोलता हूँ एक जगह। दूसरा बंदा जहाँ पर खड़ा हो रहा है वो है एक जगह, तो 10 बंदे 10 जगह पर खड़े होंगे, उनकी उस जगह को ले लो, तो टोटल 10 जगह हैं खड़े होने की 10 बंदों के पास। कहीं ना कहीं तो खड़े होंगे ही बेचारे धरती पर, ऐसे कि यहाँ 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 ऐसे। तो पहले बंदे के पास कितनी चॉइस है? वो पहले पर जाकर खड़ा हो सकता है कि सब उसके पीछे खड़े होंगे, वो दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, 5वें पर, 10वें पर, कहीं पर भी वो जाके खड़ा हो सकता है। तो पहले बंदे के पास 10 चॉइस है खड़े होने की। अब पहला बंदा कहीं ना कहीं पर खड़ा हो गया, अब दूसरे बंदे के पास कितनी चॉइस है? 9 चॉइस है। तीसरे बंदे के पास खड़े होने की कितनी चॉइस है? 8 चॉइस है। ऐसे ही करते करते ये 1 तक जाएगा। उत्तर इज 10 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले बंदे के पास n चॉइस होती हैं, अगले बंदे के पास n-1, अगले के पास n-2, ऐसे ही लास्ट बंदे के पास चॉइस होती है एक। n बंदे एक रो में अगर आपने अरेंज करने हैं n फैक्टोरियल वेज। और एक और बात, n बंदे अगर n जगहों पर अरेंज करने हैं, भले ही वो रो में ना हो, n जगहों पर, अगर वो जगहें अलग अलग हैं, चलो अब तक के लिए रो मान लो, सॉरी माय मिस्टेक, वो फिर आगे जाकर एक जगह कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। चलो, n बंदे एक रो में अरेंज करने हैं तो n फैक्टोरियल, ठीक, क्लियर है भाई? आगे अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच आर आइडेंटिकल, जिसमें से आर ऑब्जेक्ट्स जो वो आइडेंटिकल हैं, कैन बी अरेंज इन ए रो इन n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल वेज। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ, आगे नहीं, मेरे को ये अभी समझाना पड़ेगा। देखो, मान लो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, चारों डिफरेंट हैं,
चारों डिफरेंट डिफरेंट है। मेरे पास 4 लेटर हैं, इनको मैंने अरेंज करना है, तो इनको मैंने अरेंज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, 5 चीज़ों को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, 6 चीज़ों को 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान है। तो इनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज हैं, यानी कि 24 वेज हैं। 24 तरीकों में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख कर देखोगे तो 24 तरीके आएंगे। अगर मेरे पास 3 हैं, ART आर्ट, इनको मैंने अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वेज। ये 3 मैंने क्यों लिए हैं, ताकि मैं आपको लिख कर दिखा सकूं। 24 तो खुद लिख लेना। देखो मैंने पहले ए को फिक्स कर दिया, फिर आर और टी को मैं बदलूंगा। ये लो आर टी और टी आर। अब मैं पहले आर को फिक्स कर देता हूँ और ये और ये। अब मैं टी को फिक्स कर देता हूँ, तो ए आर और आर ए। देखो टोटल 6 तरीके। ठीक, ओके जी। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये वर्ड है डेटा, तो पता है हमारा ये जो फॉर्मूला है ये इन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंटली ट्रीट करता है, डिफरेंटली ट्रीट करता है। अगर 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक्चुअल फॉर्मूला पता है क्या, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, बिकॉज यहां पर n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इन n फैक्टोरियल वेज। एक्चुअल फॉर्मूला होगा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता। जैसे जो मैंने लोगों के खड़े होने की बात बताई, तो लोग तो सारे अलग अलग होते हैं ना, एक बंदा एक ही टाइप का होता है। लेकिन यही बात अगर अल्फाबेट्स में आए, या फिर मान लो किसी और जगह आ जाए कि 10 टोकरियों को अरेंज करना है, 3 टोकरी एक जैसी हैं, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। तो जहां पर चीजें आइडेंटिकल हों, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर ये चारों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते तो टोटल 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 वेज होते। ओके सर, 24 वेज होते। लेकिन हमारा फॉर्मूला फॉर्मूला तो एक मशीन होता है, उसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट डाले, उसने उसके अरेंजमेंट करी और बता दिया जी 24 होंगी। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो इनको अलग अलग ट्रीट कर रहा है, इस ए को अलग ट्रीट कर रहा है, इस ए को अलग ट्रीट कर रहा है। ताकि आपको याद रहे, मैं इनको A1 A2 नाम दे देता हूँ कि ये अलग ए है, ये अलग ए है। तो हमारे फॉर्मूले ने बताया क्या किया, हमारे फॉर्मूले ने बोला एक तो ये अरेंजमेंट है, उसने बहुत सारी अरेंजमेंट बनाई, बहुत सारी, उसने 24 अरेंजमेंट बनाई। उन 24 अरेंजमेंट में से इन दोनों अरेंजमेंट्स को वो अलग अलग बोल रहा है, क्योंकि वो इस ए और इस ए को अलग अलग ट्रीट कर रहा है। तो कभी ना कभी उसने ये अरेंजमेंट भी बनाई होगी, जब वो 24 गिन रहा था हमारा फॉर्मूला, कि ये वाला लेटर यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ। और कभी ना कभी ये भी बनाई होगी कि ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, इन दोनों को अलग अलग काउंट कर लिया। तो फॉर्मूला तो मशीन की तरह है। अब ये करेक्शन किसे करनी पड़ेगी, हमें इंसानों को करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 चीजें रिपीट हो रही थी ना, तो 2 चीजें आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं, 2 फैक्टोरियल वेज में। 2 चीजें 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 चीजें 2 वे में अरेंज हो सकती हैं, A1 A2 A2 A1। 2 चीजें 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं। तो होता क्या है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये एक ही अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या है, ये एक ही अरेंजमेंट है। एक्चुअल में इसने उसकी 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बना दी। क्यों, डी और टी यहीं पर हैं, डी और टी यहीं पर हैं। मेरी ये बात जो है, मैं इसको आगे एक्सटेंड करके लेकर जाऊंगा, हो सकता है एक एग्जांपल और दूं तब समझ में आए, तो टेंशन मत लेना। देखो डी और टी यहां पर है, डी और टी यहां पर है, तो उसने इनको, मैं तो चाहता हूं कि एक ही वे में अरेंज होए क्योंकि ये सेम है, लेकिन उस भाई ने इसको 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया है, तो उसने हमारी अरेंजमेंट्स को 2 फैक्टोरियल गुणा कर दिया, जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। ठीक है, 2 फैक्टोरियल गुणा कर दिया। हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, तो अब हम क्या करेंगे, 3 लेटर वाला लेंगे, तब बनेगी बात। किसी में 3 लेटर रिपीट हो रहे हों, कौन सा है, चलो कुछ भी कर लेते हैं। ताना बना लिया मैंने, धीन ताना ना 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 ऐसे होता है ना, ताना बना लिया मैंने। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच
5 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इज 5 फैक्टोरियल। लेकिन हमारे फॉर्मूले ने क्या माना है, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ही है इसकी, अगर आप इन लेटर्स को अलग मान रहे हो तो 5 अलग अलग चीजें 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकती है। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले ने पता है क्या किया है, मान लो टी और एन यहां पर फिक्स है, A1 A2 A3 A1 A3 A2, ये और ये अलग बता दी। अब A2 A1 और A3 A2 A3, अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा मैं क्या कर रहा हूं। देखो मैंने यहां पर क्या किया था, A को फिक्स किया RT TR, R को फिक्स किया AT TA है, यही मैं यहां पर कर रहा हूं। A1 को फिक्स किया A2 A3 A3 A2, A2 को फिक्स किया A1 A3 A3 A1। ऐसे करके जो 3 चीजें हैं वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं। एक्चुअल में अरेंजमेंट एक ही थी, लेकिन इसको उसने 6 बार काउंट कर लिया, 6 बार। देखो आगे मैं 2 और बना सकता हूं, 1 2 3 4 5 6। क्यों, कैसे? क्योंकि जो 3 चीजें जिनको हम सेम मान रहे हैं, फॉर्मूला उनको अलग मान रहा है, तो 3 चीजें 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं, यानी कि 6 वेज में अरेंज हो सकती हैं। तो एक्चुअल में जितनी अरेंजमेंट है उसने 6 गुना दिखा दी उसकी, हर एक अरेंजमेंट को उसने 6 बार दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये A1 A2 A3 को घुमाता रहा वो। तो सर हम क्या करेंगे, वो 6 गुना दिखा रहा है तो हम 6 से भाग कर देंगे। तो मेरे दोस्त, जब भी चीजें रिपीट हो रही हैं तो आप क्या करोगे, 5 डिफरेंट चीजों के अरेंज होने के वे हैं 5 फैक्टोरियल, लेकिन अगर चीजें रिपीट हो रही हैं तो उनकी करेक्शन आप करोगे। 3 चीजें 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं, तो इसने 3 फैक्टोरियल गुणा कर दिया होगा उत्तर को, तो आप 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एक्चुअल उत्तर ये है। अगर R चीजें आइडेंटिकल हैं तो R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं। अगर आपको मैं बोलूं कि इसको कितने वेज में इन लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता अगर ये सारे अलग अलग होते। लेकिन इसमें से 4 S सेम है तो 4 फैक्टोरियल। जो भी जितने भी सेम हैं, जो भी रिपीट हो रहे हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करें, क्योंकि ये 4 S सेम होने के कारण उसने 4 फैक्टोरियल गुणा कर दिया होगा टोटल अरेंजमेंट को। फॉर्मूले को क्या पता, चारों S सेम है, हमें ठीक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 4 I सेम है, 4 फैक्टोरियल। I वाली गलती भी हमने करेक्ट करी। 2 P सेम है, P वाली गलती भी हमने ठीक करी। 2 फैक्टोरियल वेज में P अरेंज हो सकते हैं, कुछ और है ऐसा नहीं। तो इतने वेज में अरेंज कर पाओगे आप इन सारे लेटर्स को। इन सारे लेटर्स को कितने वेज में अरेंज कर पाओगे, इतने वेज। तो कल को अगर एग्जामिनर ये बोलता है कि भैया 10 टोकरियां हैं जिसमें से 7 तो अलग अलग हैं, अलग अलग तरह की टोकरियां हैं, 3 सेम टोकरियां हैं, उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, तो 10 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल। तो हमें बेसिक समझना जरूरी है ना, समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला क्या होगा, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन। अब आपको ये पता लग गया ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट वो क्यों कर रहा था, क्योंकि रिपीट हो गए ऑब्जेक्ट, तो नीचे 5 ऑब्जेक्ट रिपीट हुए तो 5 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ऐड करनी पड़ी मुझे। नेक्स्ट, n objects can be arranged in a circle in n-1 ways, in n-1 फैक्टोरियल वेज। एक रो में n फैक्टोरियल वेज, सर्कल में n-1 फैक्टोरियल वेज। क्यों सर? देखो, लेट्स सी। देखो भाई, ये है अपना एक सर्कल, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश की जाए। ये है अपना एक सर्कल और ये है अपनी एक रो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लो मैं 6 बंदों को अरेंज करना चाह रहा हूं, 6 पर्सन को अरेंज करना है रो में और 6 पर्सन को अरेंज करना है सर्कल। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर 6 पर्सन है, 6 जगह पर अरेंज करने हैं, 6 पर्सन है, 6 जगह पर अरेंज करने हैं। तो यहां पर पहले पर्सन के पास कितनी चॉइस होंगी, 6। यहां पर पहले पर्सन के पास कितनी चॉइस होंगी, 6। नहीं, यहां पर 6 नहीं होंगी। क्यों, मैं बताता हूं। देखो,
मान लो आप एक रेगिस्तान के अंदर हो, आप एक डेजर्ट में हो, आप एक डेजर्ट में हो, जैसे वो वीडियो में बोल रहा था चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, मैं आसमान की ऊंचाइयों में हूँ, ऐसे ही आप आसमान की ऊंचाइयों में नहीं हो, आप धरती पर हो, पर चारों तरफ रेत ही रेत है, कोई पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी आइडेंटिफाई करने की जगह नहीं है कि कोई पेड़ है, तालाब है, ऐसे बिल्कुल आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ पर वेस्ट है, कहाँ पर साउथ है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने मुझे फोन पर बताना है कि आप कहाँ पर बैठे हो। मान लो 6 बंदे हैं, वो एक रो में बैठ रहे हैं, ऐसे हैं रोज, ठीक है। तो मैं पहले वाले बंदे से पूछूंगा हाँ भाई तू कहाँ पर बैठा है, मान लो वो यहाँ पर बैठा, तो वो ऐसे बता देगा है मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ। मान लो इनको इधर मुंह करके बैठना है, इधर मुंह करके बैठना है, कि मैं ऐसी जगह पर बैठा हूं कि मेरे राइट में एक कुर्सी है और लेफ्ट में 4 कुर्सी है। अगर वो यहां पर बैठेगा तो ऐसे बता देगा कि मेरे राइट में है सारी कुर्सी, मेरे लेफ्ट में कुछ नहीं, ठीक है। अगर वो यहां पर बैठेगा तो क्या बता देगा कि मेरे लेफ्ट में 2 कुर्सी है, राइट में 3 कुर्सी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब 6 पर्सन में से पहला पर्सन बैठता है तो एक रो के अंदर हर एक जगह यूनिक होती है, हर एक जगह यूनिक होती है, इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कौन सी जगह है, इसके लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, हर एक जगह यूनिक होती है। लेकिन सर्कल में यूनिक नहीं होती। अगर आप रेगिस्तान में बैठे हो और आप इस सर्कल में बैठे हो तो आप क्या बोलोगे, मेरे लेफ्ट में कितनी कुर्सियां हैं, राइट में कितनी कुर्सी, क्या बोलोगे, कहां पर बैठे हो? आप बोलोगे मैं सर्कल में बैठा हूं। कैसे बताओगे कि एग्जैक्टली कहां बैठे हो? अगर मैं इनको ABCD ऐसे मार्क ना करूं, कोई भी मार्किंग नहीं है, यहां पर फिर भी बताया जा सकता है। तो जब एक सर्कल में पहला बंदा बैठता है तो उसके पास एक ही तरीका होता है, वो जिस भी कुर्सी पर बैठेगा वो एक समान ही है, वो अलग अलग वेज में बैठ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जगह को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई मार्क ही नहीं है, सारी जगह एक जैसी हैं। तो जब सर्कल में पहला बंदा बैठता है तो उसके पास वो एक ही वे में बैठ सकता है, वो जहां पर भी बैठे वो एक ही वे है। हाँ, जब सर्कल में सेकंड बंदा बैठता है तो मान लो पहले वाला बंदा यहां बैठ गया, अब सेकंड वाला बंदा इसका रेफरेंस लेकर बता सकता है कि मैं उसके 2 लेफ्ट में बैठा हूं, 3 राइट में बैठा हूं, सामने बैठा हूं, वहां बैठा हूं। इसका रेफरेंस लेके अब सारी चेयर्स यूनिक हो गई। तो जो सेकंड बंदा है, 6 बंदे थे अब 5 बंदे बचे हैं, जो सेकंड बंदा है उसके पास 5 वे हैं बैठने के। क्यों? क्योंकि उसको रेफरेंस मिल गया। तो सर्कल में रेफरेंस नहीं होता, तो पहली बार जब बंदा बैठेगा एक ही तरीका होगा। रो में रेफरेंस होता है, इसीलिए 6 बंदे, तो पहले वाले के पास 6 तरीका, दूसरे वाले के पास 5 तरीका, तीसरे वाले के पास 4 तरीके बैठने के, ऐसे एंड तक 1 तरीका, 6 फैक्टोरियल। लेकिन सर्कल में क्या है, अगर 6 बंदे बैठ रहे हैं तो पहले वाले के पास एक ही तरीका है बैठने का, दूसरे वाले के पास 5 तरीके में बैठ सकता है। अब एक बार रेफरेंस मिल गया तो फिर तो 5 फैक्टोरियल वेज, फिर क्या हो जाएगा, फिर 5 फैक्टोरियल वेज। तो कल को उसने सर्कल के अंदर कोई रेफरेंस दे दिया ना, एक कुर्सी सबसे बड़ी है फलाना ढिमकाना, तो ये सर्कल रो ही बन जाती है। रेफरेंस मिलते ही तो 6 बंदे 6 फैक्टोरियल वेज में बैठेंगे। रेफरेंस नहीं मिल रहा था, कौन सी कुर्सी, मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो अगर वो सिंपली बोले कि 8 बंदों को एक सर्कल में खड़ा करना है, कितने वेज, 7 फैक्टोरियल वेज। फॉर्मूला क्यों आया, कहाँ से आया, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है दोस्त, क्लियर है? R objects can be selected out of n objects where 0 is less than is equal to r is less than n in NCR ways। ये मैंने आपको बताया है। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो NCR तरीके हैं। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना है या फिर सेलेक्ट करके अरेंज करना है तो NPR वेज में कर सकते हो। NCR और NPR को सोल्व करने का तरीका ही बता दिया, ठीक। और फिर भी हम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, घबराने की बात ही नहीं है। चलो जी। इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज कैन सिट इन ए रो। 7 बॉयज एक रो में कितने तरीकों में बैठ सकते हैं? तो मैंने क्या बताया, n चीज़ें एक रो में n फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं। तो 7 बॉयज 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। 8 फैक्टोरियल तक कभी कभी लिख कर रट लो। 7 फैक्टोरियल इज 5040। इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज कैन सिट इन ए सर्कल।
तो 7 बॉयज़ हैं तो 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं ये, तो इट विल बी 720। 6 फैक्टोरियल इज 720। ठीक है जी। इसके ऊपर अपने एग्जाम में वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन छोटी छोटी बातों पर, और एक आधे क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं 2022 के मेंस में कि भाई बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, तो हम तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ये देखो, राहुल इनवाइटेड हिज 19 फ्रेंड्स टू हिज बर्थडे पार्टी। दे ऑल गैदर्ड टू हैव डिनर अराउंड ए सर्कुलर टेबल। इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट सच दैट राहुल वांट्स टू सिट बिटवीन अमित एंड सुमित। वो कितने वेज में बैठ सकते हैं? राहुल ने 19 फ्रेंड्स को इनवाइट किया, तो टोटल बंदे कितने हो गए? 20। एक तो इस बात को ध्यान में रखना, टोटल 20 है। राहुल ने 19 फ्रेंड को इनवाइट किया, तो राहुल भी आएगा ना अपनी पार्टी में, ना, तो 20 हो गए। दे ऑल गैदर टू हैव डिनर अराउंड ए सर्कुलर टेबल, तो सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। अब ये मत बोलना उसका घर क्या रेगिस्तान में है, वो जस्ट समझाने के लिए आपको बताया था कि रेफरेंस नहीं होता सर्कल में। ठीक है, ये वही रूल लगेगा सर्कल में जो मैंने आपको बताया, रेफरेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम है सर्कल में। तो पहले बंदे के पास चॉइस नहीं होती है, एक ही चॉइस होती है, फिर चॉइस आ जाती है, जितनी भी चेयर हैं फिर उतनी चॉइस कंसिडर की जाती है। इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट सच दैट, एक कंडीशन लगाई है, राहुल वांट्स टू सिट बिटवीन अमित एंड सुमित। ये अमित और सुमित के बीच में ही बैठेगा राहुल, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सर्कुलर टेबल बना लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मान लो 20 जगह हैं ऐसे, तो राहुल, सबसे पहले राहुल को ही बिठा दो क्योंकि वो अमित और सुमित के बीच में बैठना चाह रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सर्कल पे बैठने वाला पहला बंदा कौन है? सर राहुल है। तो पहले बंदे के पास कितनी चॉइस होंगी? एक। पहला बंदा कितने वेज में बैठ सकता है? एक। उसके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है। अब राहुल बैठ गया एक जगह पर, राहुल के पास बैठने की कितनी चॉइस है? एक। अब राहुल बैठ गया, अब अमित और सुमित के पास कितने चॉइस हैं बैठने के? तो देखो, हो सकता है अमित यहां पर बैठ जाए, सुमित यहां पर बैठ जाए, या फिर अमित यहां पर बैठ जाए, सुमित यहां पर बैठ जाए। तो अमित और सुमित दोनों मिलकर कितने तरीकों में बैठ सकते हैं? 2। ऐसे मत कर देना, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, अमित बैठ सकता है 2 तरीकों में, सुमित बैठ सकता है 2 तरीकों में, तो उस हिसाब से अमित और सुमित 4 तरीकों में बैठ सकते हैं मिलाकर। उस हिसाब से अमित और सुमित की मिलाकर जो अरेंजमेंट है वो 4 हैं। 4 थोड़ी है यार, अमित और सुमित की इन दोनों के बैठने की टोटल अरेंजमेंट 2 ही हैं। अमित और सुमित को बैठाने का एक जो काम है ये 2 ही तरीकों में हो सकता है। अमित सुमित ऐसे बिठा दो, या सुमित अमित, या फिर अमित सुमित ऐसे बिठा दो। आप समझ गए? ए एस या एस ए ऐसे बिठा दो। अमित और सुमित दोनों मिलकर 2 ही तरीकों में बैठ सकते हैं। ठीक है जी। तो राहुल को बैठाने का काम एक तरीके में हो सकता है, अमित और सुमित को बैठाने का काम 2 तरीकों में हो सकता है। अब कितने बंदे बच गए पार्टी में? एक तो राहुल है, एक अमित है, एक सुमित है, 3 बंदे तो हो गए। 20 में से 3 गए, 17। 17 बंदे बच गए। तो अब कोई कंडीशन है? नहीं है सर। तो अगर कोई कंडीशन ही नहीं है तो 17 बंदे 17 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो 2 इंटू 17 फैक्टोरियल इज द आंसर। आंसर क्या है? 2 इंटू 17 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, क्लियर? नेक्स्ट, राहुल इनवाइटेड हिज 19 फ्रेंड्स टू हिज बर्थडे पार्टी। दे ऑल गैदर्ड टू हैव डिनर अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट सच दैट सलमान एंड विवेक। अब ये सलमान और विवेक की लड़ाई है, आपको पता है, सलमान खान और विवेक ओबरॉय। तो अब ये तो इकट्ठे नहीं बैठेंगे, शुड नॉट सिट टुगेदर। राहुल खास ख्याल रखेगा कि भैया ये इकट्ठे ना बैठे, पार्टी खराब कर देते हैं। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 20 बंदे हैं, तो मैं क्या करूं? कंडीशन किस किस के ऊपर है? कंडीशन है कि सलमान और विवेक हैं, ये इकट्ठे ना बैठ जाएं, तो इनमें से पहले किसी एक बंदे को बिठाता हूं। मान लो सलमान को बिठा देता हूं। ठीक है, तो सलमान के पास बैठने की कितनी चॉइस है? ये एक सर्कुलर टेबल है, सर्कल में बैठना है, पहले बंदे के पास बैठने की। अब मैं यहाँ पर 20 निशान नहीं लगाऊंगा, ठीक है? ये मत सोचना कि इतने ही निशान लगाए, कई बच्चों को ये डाउट होता है। तो सलमान जो है उसके पास बैठने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि सर्कल में पहले बंदे के पास बैठने का एक ही तरीका है, कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, सलमान बैठ गया। अब मान लो सलमान यहाँ बैठ गया भाई। अब विवेक के पास क्या चॉइस है? विवेक एक तो यहाँ नहीं बैठेगा, एक यहाँ नहीं बैठेगा, और ऑफ कोर्स इसके इसी की चेयर पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। कई बार बच्चे ये करते हैं, विवेक यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, 20 में से 2 जगह नहीं बैठेगा। नहीं बेटा, जहाँ सलमान बैठा है वहाँ भी नहीं बैठेगा। फिर तो भले ही दोस्ती हो, फिर भी लड़ाई हो जाएगी।
इनकी तो वैसे ही लड़ाई हो रखी है। तो विवेक 1 2 3, एक तो सलमान वाली चेयर पर नहीं बैठेगा और उसके आजू बाजू भी नहीं बैठेगा, तो इन 3 जगह पर विवेक नहीं बैठेगा। तो विवेक के पास बैठने की कितनी चॉइस है? 17। 20 टोटल सीट है, 20 फ्रेंड है, टोटल 17 जगह बैठ सकता है। हाँ जी। अब जिनके ऊपर कंडीशन लगी हुई थी उनके नंबर ऑफ वेज लिख दिए, लिख दिए। अब किसी के ऊपर कोई और कंडीशन है कि कौन कहाँ बैठेगा नहीं बैठेगा? नहीं। फिर तो 18 बंदे बचे हैं, 2 बंदे बैठा दिए, 18 बंदे हैं, 18 जगह हैं, 18 फैक्टोरियल वेज। अब ये मत बोलना सर ये 18 बंदे हैं और एक सर्कल है तो 17 फैक्टोरियल, नहीं। एक कम क्यों करते हैं? क्योंकि सर्कल में रेफरेंस नहीं होता, एक बंदे के बैठते ही रेफरेंस हो जाता है, फिर सर्कल रो की तरह ही हो जाता है। ठीक, तो 17 इंटू 18 फैक्टोरियल इज द आंसर। ठीक है भाई मेरे, आर वी गुड? ये देखो, एक आधी बार मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे जो हैं वो कोर्स जो है इसी से कोर्स देख रहे हैं लैपटॉप में, उसी का फोटो फोन से खींचकर और जो अपना डाउट ग्रुप है वहाँ पर डाउट पूछ रहे होते हैं। भाई मैं क्वेश्चन को इतने प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ, जी जान लगाता हूँ, अगर तब आपको समझ में नहीं आया तो बिलीव मी कहीं और समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर मान लो मेरे से एक आधी कैलकुलेशन में गलती हो गई वो आप वेरीफाई कर सकते हो जाती है, इतने क्वेश्चन सोल्व करते हो, हज़ारों क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो आप वेरीफाई कर सकते हो। कई क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि उनमें आपको सोचना पड़ता है, कोई और नहीं करवा सकता, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको 3-4 बार देखना होता है। तो पहले ये काम किया करो, फिर कहीं फर्दर डाउट पूछा करो। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन है, कोई एक बार देख के समझ आ जाएगा, किसी में देखने की भी जरूरत नहीं है, पहले ही आप कर लोगे 100%, और कई में 2-3 बार भी देखना, 4-5 बार भी देखना पड़ सकता है, और फिर भी सोचना पड़ सकता है। हर तरह का कंटेंट है। ये बताओ, 10 chairs are placed in a row which have to be occupied by 8 students। ठीक है, 10 चेयर एक रो में रखनी है, ठीक है, उसके अंदर 8 तो स्टूडेंट बैठेंगे और 2 टीचर बैठेंगे, एंड 2 टीचर्स। ठीक है, द 2 टीचर डिसाइडेड नॉट टू सिट टुगेदर। ये 2 बंदे, 2 टीचर बोले हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांट सकें, दूर दूर बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, हमेशा ये थोड़ी एक लड़ाई हो रही है। इफ़ देर आर एन सच अरेंजमेंट्स ऑफ ऑक्यूपाइंग द सीट्स, कि सीट्स को ऑक्यूपाई करने के एन तरीके हैं, इन कंडीशंस में एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि सीट्स को ऑक्यूपाई करने के एन तरीके हैं, देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि टोटल तरीके कितने हैं सीट्स को ऑक्यूपाई करने के, फिर उसका सम ऑफ डिजिट बताओ, तो निकाल लेंगे। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखो एसएससी ने ही एग्जाम कंडक्ट किया। क्लियर करें, तो सबसे पहले कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे भाई। तो 10 चेयर है, मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 टीचर हैं, पहले टीचर्स को बिठाते हैं। इस क्वेश्चन में केस बनेंगे वैसे, बट केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे आपको कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, देखना। तो मान लो मैं पहले, क्योंकि टीचर्स के ऊपर ही है कंडीशन, स्टूडेंट तो बेचारे कहीं पर भी बैठ जाएंगे, तो पहले वाले टीचर, मान लो मैंने टीचर को बुलाया कि भाई आओ बैठ जाओ एक जगह, तो टीचर के पास कितनी चॉइस है? आप बोलोगे सर 10। पहले वाले टीचर के पास कितनी चॉइस है? 10, है ना, क्योंकि वो किसी भी एक जगह बैठ सकता है। अब दूसरे टीचर के पास कितनी चॉइस है? क्योंकि मान लो पहले वाला टीचर यहाँ बैठ गया, तो दूसरे वाला टीचर यहाँ पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि साथ में नहीं बैठना, यहाँ पर तो ऑफकोर्स नहीं बैठ सकता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास 8 चॉइस है। लेकिन फिर मैं आपको बोलूँगा कि ठहरो, जैसे शक्तिमान बोलता था ना, बचपन में देखते थे कि ठहरो। तो मान लो ये जो पहले वाला टीचर है ये यहाँ बैठ गया होता, तो दूसरे वाला टीचर यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो इसके पास 1 2, तो 3 चेयर कैंसिल हो जाती है 10 में से, तो इसके पास 7 चॉइस होती। तो दूसरे टीचर की 8 चॉइस रखोगे या 7 चॉइस, कितनी रखोगे? क्योंकि पहले वाला टीचर अगर एक्सट्रीम जगह पर बैठ गया, तो एक तो दूसरा टीचर यहाँ नहीं बैठ सकता, एक साथ वाली चेयर पर नहीं बैठ सकता, तो उसके पास 2 चॉइस कम हो जाती हैं, सिर्फ 2 चॉइस कम होती हैं। अगर पहले वाला टीचर बीच में बैठ गया तो 3 चॉइस कम हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे? तो आप केस बना लो। आप क्या करो, आप केस बना लो कि पहले वाला टीचर या तो एक्सट्रीम पर बैठा है,
या फिर एक्सट्रीम पर नहीं बैठा, ये मिडल में बैठा है कहीं पर, एक्सट्रीम वाली को छोड़कर बैठा है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, या तो वो एक्सट्रीम पर बैठेगा या वो एक्सट्रीम पर नहीं बैठेगा। अगर पहले वाला टीचर एक्सट्रीम्स पर बैठा है, अब मैंने क्या बोला है, वो एक्सट्रीम्स पर ही बैठा है, ये मत बोलना इसके पास 10 चॉइस है, 2 ही चॉइस है, या तो यहां बैठेगा या यहां। मैंने बोला पहले वाले टीचर को इधर आओ, सिर्फ एक्सट्रीम्स पर बैठोगे तुम, बताओ कहां बैठना है, तो उसके पास 2 ही चॉइस है, तो 2 तरीके हैं उसके बैठने। ठीक है, और मुझे एक और बात बताओ, या तो पहले वाला टीचर एक्सट्रीम पर बैठेगा या फिर वो एक्सट्रीम पर नहीं बैठेगा, या तो ऊपर वाला केस होएगा या नीचे वाला केस होएगा। तो यहां पर जो नंबर ऑफ वेज हैं और यहां पर जो नंबर ऑफ वेज है वो ऐड होंगे ना, या तो ये होगा या ये होगा। तो पहले वाले टीचर को मैंने बुलाया कि इधर आओ भाई, सिर्फ एक्सट्रीम पर बैठोगे, तो उसके पास 2 ही तरीके हैं बैठने के, तो वो बैठ गया एक्सट्रीम पर बेचारा। फिर मैंने बोला दूसरे टीचर को कि अब ये वो कहीं ना कहीं तो बैठेगा, एक तो दूसरा टीचर उसकी सीट पर नहीं बैठेगा और एक उसके साथ वाली सीट पर नहीं बैठेगा, तो उन 2 सीट के अलावा दूसरा टीचर कहीं पर भी बैठ जाएगा, चाहे ये टीचर यहाँ बैठ जाए या ये टीचर यहाँ बैठ जाए, दूसरे वाले के पास 8 ही चॉइस रहेंगी, तो दूसरे वाले टीचर के पास रहेंगी 8 चॉइस बैठने की। ठीक है जी, अब मैंने सारे बच्चों को बुलाया, अब कोई कंडीशन है नहीं, बच्चे कहीं पर बैठ जाएंगे। तो 2 सीट ऑक्यूपाई हो चुकी हैं 10 में से, 8 सीट बची हैं, 8 बच्चे बटे हैं, बच्चे बचे हैं, तो ये 8 फैक्टोरियल वेज में बैठ जाएंगे बच्चे। कितने वेज में बैठ जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। अब दूसरे वाला केस देखते हैं, जरूरी थोड़ी है टीचर एक्सट्रीम पर बैठेगा। अब मैंने पहले टीचर को बुलाया कि भाई एक्सट्रीम पर मत बैठना, वो कुर्सियाँ गंदी हैं, मैंने ऐसे बोल दिया, फिर वो क्यों बैठेगा? ठीक है, मैंने बोला कि भाई एक्सट्रीम पर मत बैठना, तो उसके पास 8 चॉइस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सट्रीम 2 को छोड़कर जितनी भी चॉइस है उसमें से 2 कम हो जाएंगी, तो इसके पास 8 चॉइस है, किसी भी एक पर बैठ जाएगा। अब दूसरे टीचर के पास जहां पर पहले वाला टीचर बैठा है वो और उसके आजू बाजू वाली 2 चेयर, टोटल 3 चॉइस कम हो गई, तो वो 7 चेयर पर बैठ सकता है। अब मैंने बच्चों को बुलाया, बच्चों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो वो 8 फैक्टोरियल वेज में बैठ जाएंगे। तो टोटल कितने वेज हैं भैया? कितने वेज हैं दोस्त, जोड़ दो इनको। तो देखो 8 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 8 फैक्टोरियल दोनों में है, तो मैंने 8 इंटू 8 फैक्टोरियल को ले लिया कॉमन है, गुणा में ऊपर आया 2, 8 इंटू 8 फैक्टोरियल लिया तो ऊपर 2 बच गया, नीचे 7, 2 + 7 9, तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, ये n की वैल्यू आएगी। अब मेरे को जल्दी से उत्तर बताओ, उसने n का सम ऑफ डिजिट पूछा है, मैं चाहता हूं कि आप दिमाग दौड़ाएं, या तो आप n निकाल लो या फिर उसने क्या बोला इसका सम ऑफ डिजिट बताओ। तो भाई एक मजेदार बात है कि n जो है वो 9 से डिविजिबल है, हाँ जी, तो इसका सम ऑफ डिजिट भी 9 से डिविजिबल होगा, एक ही पॉसिबल उत्तर है, n की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर सर ये 9 से डिविजिबल नहीं होता तो कुछ और देखते कि ये 4 से डिविजिबल है, तो कौन सा है? नहीं, सम ऑफ डिजिट तो हम नहीं देख सकते, मतलब 9 नहीं तो 3, सम ऑफ डिजिट में तो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ही चलेगा, नहीं तो फिर हमें निकालना ही पड़ेगा। 8 फैक्टोरियल होता है 40,320 और इंटू 9 इंटू 8 करोगे। ठीक है भाई, आर वी क्लियर? इन हाउ मेनी वेज कैन वी मेक ए गार्लैंड फ्रॉम 5 डिफरेंट फ्लावर्स? 5 अलग अलग फूलों से गार्लैंड कितने वेज में बनाते हैं? तो अगर आप गार्लैंड बनाएंगे तो आप फूलों को एक सर्कुलर अरेंजमेंट देंगे? आप बोलेंगे जी हाँ। तो हो सकता है आपका दिल करे कि सर 5 फूल हैं, अगर 5 चीज़ों को एक सर्कल में अरेंज करना हो तो 5 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 उत्तर हो जाएगा। बट ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखो, लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाने में और गार्लैंड बनाने में एक फ़र्क है। क्या कि गार्लैंड जो है, मान लो 5 फूल आपके पास ये वाले हैं, एक तो ऐसे ट्रायंगल वाला है? किसी मैथमेटिशियन ने बगीचा लगाया है तो उसने ऐसे ऐसे फूल उगा रखे, फूलों को हम या फिर से एफ से ही डिनोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, फ्लावर 1, फ्लावर 2, फ्लावर 3, फ्लावर 4, फ्लावर 5। ठीक, आपने ऐसे एक बना दिया, मान लो ये एक बना रखा है गार्लैंड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, गार्लैंड मैंने ऐसे पकड़ रखा है, क्या मैं गार्लैंड को ऐसे स्विच कर सकता हूँ? भाई
ऐसे माला पहनानी है किसी के गले में या फिर ऐसे स्विच करके फिर पहना लो, गार्लैंड यानी कि फूलों का हार, उसको तो बदल ही सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे मैंने पकड़ रखा, अगर मैं इसको ऐसे बदल लूँ तो क्या हो जाएगा देखना, F1 तो यहीं रहेगा, ये F2 इधर आ जाएगा, F5 इधर चला जाएगा, ये F3 इधर आ जाएगा, F4 उधर चला जाएगा। अब ये मत बोलना ये F4 ऐसे उल्टा दिखेगा, सिर्फ फूल की बात हो रही है। मान लो ऐसे यहाँ गुलाब है, यहाँ गेंदा है, यहाँ चमेली है, यहाँ गेंदा है, यहाँ चमेली है, तो गेंदा चमेली, जब मैं इसे घुमाऊंगा तो उधर चमेली गेंदा। तो जो एक अरेंजमेंट है ना गार्लैंड की, जो एक अरेंजमेंट है वो दो अरेंजमेंट का काम कर देती है। एक तरीके से अरेंज करोगे तो आप ऐसे देखोगे तो एक अरेंजमेंट है, वैसे देखोगे तो एक और अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट दो अरेंजमेंट का काम कर देती है। हमें सिर्फ आधी अरेंजमेंट चाहिए, हमें सारी अरेंजमेंट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, अगर आपको n फ्लावर्स, ये सिंपली मैं आपको फॉर्मूला प्रूव करके बता रहा हूं, डायरेक्टली इसको याद ही करना है, और होगा कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। n फ्लावर्स से एक गार्लैंड बनाना है, n-1 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि गार्लैंड सर्कुलर वे में बनता है, बटे में 2, क्योंकि गार्लैंड को ऐसे पलट सकते हो। लोगों को ऐसे आपने बैठा दिया किसी टेबल पर, ये टेबल है, इसके ऊपर लोगों को आपने बैठा दिया, अब लोगों को तो नहीं पलट सकते हम, ऐसे औंधे हमारे लोग सिर के तरफ, ये देखो ये एक और अरेंजमेंट है। लोगों में और गार्लैंड में ये फर्क है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो 5 डिफरेंट फूल हैं, तो 5-1 4 फैक्टोरियल बटे 2, 24 बटे 2, 12 इंच दिया। अगर वो इस क्वेश्चन को पूछे तो डायरेक्ट। ठीक है भाई, बढ़िया इमेजिन हो रहा है। नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स बताने वाला हूं। देखो, the maximum number of lines that can be drawn using n non-collinear points is NC2। नॉन कोलिनियर का मतलब, हाँ हिंदी वालों के लिए बताऊं, n गैर समरेखीय बिंदुओं से अधिकतम NC2 रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब क्या है मैं ये बताता हूं। देखो, नॉन कोलिनियर का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास ये 3 पॉइंट है, इनसे कितनी लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं सर? इनसे लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं 1 2 3, 3 लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन्हीं 3 पॉइंटों को कोलिनियर बोल दूं, कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में ही है, इनसे कितनी लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं? मान लो यहाँ पर ये पॉइंट थे A1 A2 और A3, तो आपने एक लाइन खींची A1 A2 से, एक लाइन खींची A2 A3 से, एक लाइन खींची A1 A3 से, यहाँ पर ये है A1 A2 A3, एक ही लाइन खींचेगी। A1 A2 से जो लाइन है और जो A2 A3 से लाइन है वो सेम ही है, क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर है। ये वाली लाइन है, इसको मैं कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ ना ऐसे, इनको भले ही एक्सटेंड कर लो, ये 3 ही रहेंगी। देखो, तो जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे एक ही लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, जब पॉइंट नॉन कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है, ये 3 पॉइंट है, इनमें से किन्हीं भी 2 को छांट लो, लाइन खिंच जाएगी। किन्हीं भी 2 को छांट लो, अगर आपके पास 10 पॉइंट है, किन्हीं भी 2 को छांट लो, लाइन खिंच जाएगी। तो कितनी लाइनें खिंच सकती है, तो हम ये देखेंगे कि 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट को छांटने के कितने तरीके हैं, छांटने के, सिलेक्ट करने के। क्यों? क्योंकि मैंने A1 A2 को छांटा तो एक लाइन खींची, या फिर A2 A1 को छांटा तो एक लाइन खींची, अलग अलग थोड़ी है। ये मैटर नहीं करता ना कि A1 A2 या A2 A1, इन लाइनों को हम एक ही कंसिडर करेंगे, 3 ही लाइनें मानेंगे इनको। इसीलिए सिलेक्शन ना कि परमुटेशन, P नहीं C यूज होगा, क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता, ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो 3 पॉइंटों से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, तो हम देखेंगे कि कितने तरीके से हम 2 पॉइंट छांट सकते हैं 3 में से। 3C2, अब 3C2 क्या होता है, 3 फैक्टर, 2 टर्म तक जाऊंगा, 3 इंटू 2, 2 टर्म तक, नीचे 2 लिखा और नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। 3 तरीके, देखो 3 लाइनें आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने 10 पॉइंटों से लाइन खींची है, 10 पॉइंटों से, 10 नॉन कोलिनियर पॉइंटों से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 10C2।
जितने तरीके से मैं 2 पॉइंटों को छाट सकता हूँ, 2 पॉइंटों को छाटते ही उनके थ्रू एक लाइन खींच सकता हूँ मैं। तो जितने तरीके में मैं 2 पॉइंटों को छाट सकता हूँ उतनी ही लाइनें खींची जा सकती हैं। तो 10c2, 10 पॉइंट में से 2 पॉइंटों को कितने तरीके से छाट सकता हूँ? 10c2, दैट इज योर आंसर। तो नीचे 2 लिखा है तो 2 टर्म तक जाऊंगा, और नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो होता ही 2 है, 2 5 10, 45 लाइनें खींची जा सकती हैं 10 पॉइंटों से। ऐसे ही अगर आपके पास n पॉइंट हैं नॉन कोलिनियर, तो मैक्सिमम उनमें से nc2 लाइनें खींची जा सकती हैं। क्लियर है भाई? इसको लिख लेंगे आप। अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग n पॉइंट्स आउट ऑफ r पॉइंट्स, आउट ऑफ विच r पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हुआ क्या? टोटल n पॉइंट है, उसमें से r पॉइंट कोलिनियर है, तो टोटल कितनी लाइनें खींचेंगी अभी बता देते हैं। देखो, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है, और इसमें से 1 2 3, ये 3 पॉइंट मैंने कोलिनियर बना दिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट मैंने कोलिनियर बना दिए। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। टोटल ये पॉइंट कितने बनाए मैंने? 8 पॉइंट बनाए, और 3 कोलिनियर है, इसमें से 3 कोलिनियर है, तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 8 पॉइंट है टोटल, 2 पॉइंट्स को कितने तरीकों में छांटा जा सकता है? उतनी रेखाएं हो सकती हैं। अगर 10 पॉइंट है, एक बार कोलिनियर को भूल जाओ, अगर 10 पॉइंट है, आपको लाइन खींचनी है, तो जितने तरीके से 2 पॉइंट को छाट सकते हैं उतनी ही लाइनें हो सकती हैं। 8 पॉइंट हैं तो 8c2, इतने तरीके में हम कोई भी 2 पॉइंट छाट सकते हैं, तो इतनी लाइनें खींची जानी चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन जब जब मैंने इन 3 पॉइंटों में से, इन 3 पॉइंटों में से 2 पॉइंट को छाटा, इन 2 को छाटा, इन 2 को छाटा, या इन 2 को छाटा, उसको मैं अलग ले लेता हूं कि इन 3 पॉइंटों में से 2 पॉइंट को छाटने के कितने तरीके हैं? 3c2, मैंने उसको घटा दिया। फिर मैंने +1 किया। सर ये +1 क्यों किया? मैंने 3 पॉइंटों में से 2 पॉइंटों को कितने तरीकों से छाटा जा सकता है वो घटा दिया। यहां से कितने तरीकों से हम 2 पॉइंटों को छाट सकते हैं, उन सारे तरीकों को घटा दो। इन 3 पॉइंटों से बनी हुई लाइन जितनी भी बन सकती हैं घटा दो। मैंने घटा दी, क्योंकि यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 2 3 3c2, 3 लाइनें बोली होंगी हमारे फॉर्मूले ने, इसके अंदर 3 लाइनें भी इंक्लूड हो गई होंगी जो इन 3 पॉइंटों से बनी। 8c2 का मतलब है कि कोई भी 2 पॉइंट, तो इन तीनों में से ये 2 पॉइंट छटे वो भी काउंट हो गई, ये 2 पॉइंट छटे वो भी काउंट हो गई, ये 2 पॉइंट छटे वो भी काउंट होगी। तो मैंने इन 3 पॉइंटों से जितनी भी लाइनें बन सकती है सारी काट दी। लेकिन एटलीस्ट एक +1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन 3 पॉइंटों से एटलीस्ट एक लाइन तो बनी रही है ना। ये एक जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं उनसे एक लाइन तो बनती ही है, और एक ही बनती है। तो कितने तरीकों में हम 2 पॉइंटों को छाट सकते हैं वो मैंने लिखा। फिर मैंने उसमें से घटाया कि कितने तरीकों में हम इन 3 पॉइंटों में से 2 पॉइंट को छाट सकते हैं, वो सारे तरीके घटा दिए, क्योंकि यहां से अलग अलग लाइनें नहीं बनेंगी। लेकिन फिर सारी लाइनें ही घट गई, इन 3 पॉइंटों से जितने भी लाइनें बनाई वो सारी घट गई। फिर मैंने +1 कर दिया, एक लाइन तो जुड़े कम से कम। ये उत्तर हो जाए, तो दिस विल बी योर उत्तर। ऐसे ही NC2 आप देखोगे कि कितने तरीकों में हम 2 पॉइंट छाट सकते हैं n लाइनों में से। फिर आप घटाओगे, जो कोलिनियर पॉइंट है उनमें से 2 पॉइंट कितने तरीकों में छाटे जा सकते हैं। फिर आप एक जोड़ोगे कि एटलीस्ट एक लाइन तो वहां से बनेगी। आपने तो सारी ही घटा दी, इन कोलिनियर पॉइंट से जितनी लाइन बनी थी सारी ही घटा दी, एटलीस्ट एक तो बनेगी ना, वो एक जोड़ो। अब नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज NC3। तो अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनसे 3 ट्रायंगल, उनसे कितनी ट्रायंगल बन सकती है मैक्सिमम? तो भैया ट्रायंगल बनाने, लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। जितने तरीके से 2 पॉइंट छाटोगे उतनी ही लाइन बन जाएगी। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। जितने तरीके से 3 पॉइंट छाटोगे ट्रायंगल बन जाएगी। दुनिया के कोई भी 3 पॉइंट ले लो, ट्रायंगल बन जाएगी। बस एक शर्त है, क्या? वो तीनों पॉइंट कोलिनियर ना हो, फिर ट्रायंगल नहीं बननी। कोलिनियर पॉइंट से नहीं बनती, अदरवाइज दुनिया के कोई भी 3 पॉइंट लो, ट्रायंगल बनी पड़ी है। ठीक है, तो इसने नॉन कोलिनियर बोला है, नॉन कोलिनियर, n नॉन कोलिनियर पॉइंट, NC3 ट्रायंगल बन सकती है जितने तरीके में हम 3 पॉइंटों को छाट सकते हैं n में से। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है? नेक्स्ट उसने बोला है
द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग n पॉइंट्स आउट ऑफ विच r पॉइंट्स आर कोलिनियर, r पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो मैं सबसे पहले देखूंगा ऐसे टक 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 ऐसे पॉइंट हैं, कोई भी पॉइंट इनमें कोलिनियर नहीं है, बन गया हो तो इग्नोर करना, ठीक है। और मान लो इधर मैंने सारे कोलिनियर पॉइंट लिख दिए, जो नॉन कोलिनियर थे वो यहाँ रख दिए और यहाँ कोलिनियर पॉइंट रख दिए। तो 3 पॉइंटों को जितने तरीकों से आप छांट सकते हो उतनी ट्रायंगल बनेगी, भले ही आप ऐसे छांट लो, भले ही आप ऐसे छांट लो, 1-2 पॉइंट यहाँ से, एक यहाँ से, बन जाएगी ट्रायंगल। बस तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, भले ही आप ऐसे छांट लो कि 2 पॉइंट यहाँ से, 1 पॉइंट यहाँ से, बन जाएगी ट्रायंगल, ठीक। तो कितनी ट्रायंगल बन सकती है मैं देखूंगा कि टोटल पॉइंट तो n है, n पॉइंटों में से 3 पॉइंट को कितने तरीकों में छांट सकते हैं, nc3, टोटल इतनी ट्रायंगल बनेंगी। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई r पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि कुछ पॉइंट कोलिनियर है यहां पर। तो जो पॉइंट कोलिनियर हैं, हमारे फॉर्मूले ने तो ये कैलकुलेट कर लिया होगा कि सारे पॉइंटों में से 3 पॉइंट छांटने के कितने तरीके हैं। उसने इन कोलिनियर पॉइंटों में से जब 3 पॉइंट छाटे होंगे तो यहां पर तो ट्रायंगल बनी ही नहीं। जब ये और ये छाटा, यहां पर तो ट्रायंगल बनी ही नहीं। तो हमारे फॉर्मूले में तो सारे कॉम्बिनेशन काउंट हो गए ना, टोटल n पॉइंट में से 3 पॉइंट कितने तरीकों से छाटे जा सकते हैं। तो जो r पॉइंट हैं, तो फिर हमने क्या देखा कि जो कोलिनियर पॉइंट है इनमें से, ये जो पॉइंट है इनमें से 3 पॉइंट छांटने के कितने तरीके हैं, rc3, उसको घटाया क्योंकि वो भी काउंट हो गए। इनमें से अगर कोई भी 3 पॉइंट छाटे गए हैं तो ट्रायंगल नहीं बनी होगी, ठीक है सर। फिर सर आपने यहाँ पर +1 क्यों नहीं किया, उसमें किया था, क्यों? क्योंकि जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो लाइन तो एटलीस्ट एक खींची जाती है, लेकिन ट्रायंगल एक भी नहीं बनती, ट्रायंगल एक भी नहीं बनती कोलिनियर है। तो जितने भी सिलेक्शन पॉसिबल हैं, इनमें से जितने भी 3 पॉइंट छांटने के सिलेक्शन है सारे घटाने पड़ते हैं। तो -rc3। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स फॉर्म्ड बाय ड्राइंग n लाइंस इज nc2। n लाइन ड्रॉ करके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं, दैट इज nc, जो लाइनों के जो इंटरसेक्शन है। और यहां पर वो है, ये लाइनें जो हैं ये नॉन पैरेलल हैं, ये क्या बोलते हैं, नॉन कोइंसिडेंटल लाइनें नहीं हैं। नहीं तो क्या होएगा, आप 2 लाइनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे और इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट बना दोगे। एक दूसरे के ऊपर पड़ी रेखाएं नहीं है, संपाती रेखाएं नहीं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखो। तो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स बाय ड्राइंग n लाइंस, अपने पास n लाइनें हैं। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाने के लिए कोई भी 2 लाइन ले आओ जो कि पैरेलल ना हो और जो कि कोइंसिडेंट ना हो। यहां पर जो लाइनें हैं ना वो पैरेलल हैं ना वो कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 लाइनों को आप लोगे, भले ही वो आप बोलोगे सर ये वाली लाइन है, ये आगे जाकर मिल जाएंगी, वो पैरेलल नहीं है और कोइंसिडेंटल नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। 3 ही तरह की लाइन है धरती पर, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर भयंकर इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहेंगी। या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा, या 0 पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा, या इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा। मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप वाले, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही देगा वो, ठीक है। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट पाने के लिए आपको 2 लाइनों की जरूरत है। अब तीसरी लाइन भी यहीं से पास हो सकती है, इसीलिए वहां पर मैंने वर्ड यूज किया है मैक्सिमम। ये जो 3 लाइनें हैं ये ऐसी हो, ठीक। कॉनकरेंट लाइनें नहीं हैं, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइनें नहीं, समझ में आ गई। तो किन्हीं भी 2 लाइन को छाटोगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, किन्हीं भी 2 लाइन को छाटोगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो कितने तरीके से हम 2 लाइनें छाट सकते हैं n लाइनों में से, nc2। सर क्या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आधी बार देखे गए हैं, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अच्छे से करवा दूं ना। अब मान लो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो, और बाकी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ना आए, तो बाकी सारा तो खराब गया ना, अगर हमने ये नहीं किया तो। एग्जाम के लेवल का अपना सारा कराऊंगा, इरिलेवेंट नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो, सारा कराऊंगा एग्जाम के लेवल का। आ रहे हैं इसलिए करवा रहा हूं।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स फॉर्म्ड बाय ड्राइंग एन सर्कल्स, एन सर्कल बनाकर इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? तो देखो भाई, इंटरसेक्ट करने को तो सर्कल हो सकता है 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें या फिर एक दूसरे को टच करें। यहाँ पर 0 पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस। तो सर्कल्स मैक्सिमम 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। कोई भी 2 सर्कल आप उठाओगे मैक्सिमम वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या बोलता है कि 10 सर्कल हैं, वो मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बोलता है। तो 2 सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो किन्हीं भी 2 सर्कल, अब 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो n सर्कल में से कोई भी 2 सर्कल छांटने के कितने तरीके हैं? NC2, n सर्कल हैं, उनमें से कोई भी 2 सर्कल छांटने के कितने तरीके? NC2। इतने तरीकों में सर्कल इंटरसेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों कर रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक इंटरसेक्शन पर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। जब भी 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे जितने पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इसके बाद हम अगले जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट, या फिर एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, हाँ, जो इन्हीं पॉइंट से रिलेवेंट है। 3-4 क्वेश्चन जो डायरेक्टली इनके ऊपर बेस्ड हैं वो कर लेते हैं। देखो, हाउ मेनी कोर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो देखो एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट आपको दे दिए, 21 पॉइंट दे दिए। 21 पॉइंटों से कितनी कोर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं? कोई भी कोर्ड ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट छांटने हैं, टक। कोई भी कोर्ड ड्रॉ करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट छांटोगे ना, एक कोर्ड बन जाएगी। कोई भी 2 पॉइंट छांट लो, एक कोर्ड बन जाएगी, ठीक। तो कोर्ड बना लो या लाइन बना लो, ठीक है। 21 पॉइंटों में से कोई भी 2 पॉइंट छांटोगे तो कोर्ड बन जाएगी। लेकिन आपके मन में एक डाउट आएगा, सर उसने ये नहीं बताया कि कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है। तो अगर आप सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लोगे ना, सर्कल के ऊपर पॉइंट लोगे, तो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हो ही नहीं सकते, समरेखीय हो ही नहीं सकते। किन्हीं भी 3 सर्कल के ऊपर किन्हीं भी 3 पॉइंट को पकड़ लो, उनसे एक ट्रायंगल बनेगी ही बनेगी। किन्हीं भी 3 पॉइंट को पकड़ लो, है ना। सर्कल ऐसे घुमावदार है ना, एक रेखा पर हो ही नहीं सकते। 3 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, 2 तो हो सकते हैं ऐसे ही, हो तो गए ये दोनों एक रेखा पर, 3 नहीं हो सकते। तो जब वो सर्कल के ऊपर पॉइंट बताता है ना एग्जामिनर, तो उसको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि ये कोलिनियर है कि नहीं। वो होते ही नहीं है कोलिनियर, वो नॉन कोलिनियर है, गैर समरेखीय है, ठीक है। तो 21 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। कितने तरीकों से आप लाइनें, कितनी लाइनें बना सकते हो आप, कितनी कोर्ड्स बना सकते हो? तो मैं किन्हीं भी 2 पॉइंट को छांट लूंगा, एक कोर्ड बन जाएगी इन 21 में से। तो कितने तरीके से मैं 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट छांट सकता हूं? सर 21C2। नीचे 2 लिखा है तो 2 टर्म तक जाऊंगा और बटे में 2 फैक्टोरियल, 210 इज द आंसर। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट, ABCD इज ए स्क्वायर। ओके, ये सी सेट में आया 2023 में। अब ये मत बोलना अरे IAS का क्वेश्चन करवा डाला रे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं करवाऊंगा सी सेट के, ऑफकोर्स, क्योंकि वो इरिलेवेंट है। हाँ, जो रिलेवेंट है वो मैं करवा दूंगा। जैसे इरिलेवेंट है, देखो आप, ये अपने SSC में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन। ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है। वन पॉइंट ऑन ईच ऑफ AB एंड CD। AB के ऊपर एक पॉइंट है और CD के ऊपर एक पॉइंट है, ओके। एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच ऑफ BC एंड DA आर चूजन। BC के ऊपर 2 पॉइंट चूज किए और DA के ऊपर 2 पॉइंट चूज। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट्स। वो क्या बोल रहे हैं, ये जो 6 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंट से कितनी अलग अलग ट्रायंगल बनाई जा सकती है? तो यहाँ पर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं है। ये 2 पॉइंट कोलिनियर है। अब तीसरा पॉइंट इनकी लाइन में तो कोई नहीं है ना। कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे, जो एक रेखा पर है। इस रेखा पर तो 2 ही पॉइंट लिए उसने,
इन 6 पॉइंट में से 2 ही पॉइंट हैं इस रेखा पर भी 2 ही हैं, इस पर 1 है, इस पर 1 है। जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं तो गड़बड़ बनती है। 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर रहते हैं दोस्त। दुनिया के हर 2 पॉइंट कोलिनियर हैं क्योंकि एक लाइन उनमें से पास हो सकती है, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट तो उसने लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये रह गया, ये जो 6 पॉइंट हैं इनमें से हम कोई भी 3 पॉइंट उठाएंगे, कितनी ट्रायंगल बना सकते हैं इन 6 पॉइंट को एज ए वर्टिसेस यूज। तो अगर इनमें से हम कोई भी 3 पॉइंट उठाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगी, कोई भी 3। तो कितने तरीकों में हम कोई भी 3 पॉइंट उठा सकते हैं? तो सिलेक्ट करने हैं, अरेंज तो नहीं करने। पहले ये उठाया था फिर ये, अब तो ये ट्रायंगल बनी। अगर पहले ये फिर ये और फिर ये उठाया होता तो अलग ट्रायंगल बनती नहीं। तो सिलेक्शन, तो 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट कितने वेज में चूज कर सकते हो? 6C3। नीचे 3 है तो 3 टर्म तक जाओगे, 6 × 5 × 4, और नीचे आप लिखोगे 3 फैक्टोरियल जो कि होता है 6। तो 20 ट्रायंगल्स बनाई जा सकती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, there is a polygon of 11 sides, how many triangles can be drawn by only using the vertices? अब ये देखो किसका क्वेश्चन है? CHSL का क्वेश्चन है, शिफ्ट डेट सब लिखा है। तो एक भी चीज आपको पढ़ाऊंगा ना वो कभी भी नुकसान नहीं कर सकती, फायदे की होगी तो ही पढ़ाऊंगा, और फायदे की पढ़ाने के लिए कितनी भी हद तक जाना पड़े जाऊंगा, ठीक है। तो ये आप 100% विश्वास कर सकते हो कि मेरे साथ बिताया गया एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। कभी भी आपके टाइम के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूँगा। क्यों करूँगा भाई? ईमानदारी से काम करके सारा काम बढ़िया चल रहा है, क्यों करनी है बेईमानी? और थोड़ा काम चाहे कम ही चल जाए बिना बेईमानी के तो कम चला लेंगे, थोड़ा सा बेईमानी क्यों करनी है? क्यों बेचना अपने ज़मीर को? There is a polygon of 11 sides. How many triangles can be drawn by only using the vertices of the polygon? अगर 11 साइड हैं तो वर्टिसेस कितने होंगे? तो 11 ही वर्टिसेस होंगे। और बिकॉज उसने पॉलीगन ड्रॉ कर रखा है ऐसे, तो पॉलीगन के कोई भी 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर नहीं होते। सर क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो देखो, मान लो ये और तो ये एक ही लाइन ना बन जाएगी, एक ही लाइन बन जाएगी। फिर ये 6 साइडों का कहाँ रहेगा? ये वाला पॉइंट यहाँ होता तो आप बोलते 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। अगर 11 साइड हैं तो 11 पॉइंट हैं जो कि नॉन कोलिनियर है, ठीक है दोस्त। तो 11 नॉन कोलिनियर पॉइंट है और ये एग्जामिनर पूछ रहा है कि कितनी ट्रायंगल बनाई जा सकती है उनसे। 11C3, 11C3, 3 तक जाएंगे, 11, 10 और 9, और नीचे होएगा जी 3 फैक्टोरियल जो कि होता है 6। 3 × 9, 2 × 5 = 10, 5 × 15 × 11 165, ठीक। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हम अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कर लेना, किसी के अंदर कोई डाउट हो तो हमेशा लेक्चर के बाद क्या किया करो, एक बार फिर से जो अपनी PDF है उसके ऊपर नज़र मारा करो, जो अपनी बोर्ड की वो मिलती है PPT उसके ऊपर भी नज़र मार लिया करो, और जो अपनी PDF है उसके क्वेश्चंस को भी एक बार तुरंत फिर से किया करो, तुरंत आपका एक बार फिर से हो जाएगा, तुरंत ही कर लिया करो। आप भले ही थके हुए हो एक बार गुजर जाया करो उसमें से, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो एक लेक्चर में हम कर नहीं पाते, कम ही कर पाते हैं। तो अपनी जो PDF होती है प्रिंटेबल उसमें से तुरंत निकल गई है, तो PPT है उसमें से निकल गए, कंसेप्ट मोटा मोटा फिर से टच हो गया, काम हो जाएगा। फिर अपना अगला लेक्चर देख, क्लियर है मेरे भाई?